गुड मॉर्निंग साथियों। हमारे प्रदेश में अब नई जो शिक्षा नीति लागू हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। यह वीडियो निश्चित रूप से हमारे साथियों एवं विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। मैं डॉक्टर संदीप कुमार जैन, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट SMS कॉलेज, कोलारस, शिवपुरी। मैं आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास करूंगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक संक्षिप्त परिचय। तो मैं सबसे पहले इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत करता हूं कि यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से एक बहुत ही रोजगार प्रदान करने वाली शिक्षा नीति साबित होगी। और उसके साथ ही साथ मैं उन सभी छात्रों का स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं जिन्हें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं साथ ही साथ अपने शिक्षक गण साथियों को भी बधाई देता हूं कि उन्हें इस नई शिक्षा नीति में पढ़ाने का एक नया अनुभव प्राप्त होगा। मैं इस वीडियो और इस लेक्चर के माध्यम से इसमें निम्न पॉइंट सम्मिलित करूंगा। जो आउटलाइन है मेरे इस वीडियो की वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन यानी कि संक्षिप्त परिचय NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन 2020 का समझेंगे। उसके बाद इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, उन सैलिएंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। फिर स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम की संरचना है वो कैसी होगी, यानी कि UG प्रोग्राम जो स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे। इस पाठ्यक्रम में जो कोर्स की संरचना होगी, क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी क्रेडिट सिस्टम क्या है, ये कैसी काम करेगा, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि जो छात्र इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एडमिशन लेंगे उनको विषयों का चयन कैसे करना है। उसके बाद लास्ट में हम समझेंगे कि इसमें विषयों का चयन करने के बाद जो मूल्यांकन पद्धति होगी वो कैसी होगी, यानी कि छात्र का असेसमेंट कैसे होगा, अर्थात असेसमेंट स्कीम्स के बारे में समझेंगे। राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 2020, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक संक्षिप्त परिचय। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20, यह पॉलिसी किसी एक व्यक्ति राज्य की ना होकर केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों के लिए बनाई गई शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति को तैयार करने में जो समिति बनी, उस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर कस्तूरी रंजन, जो पूर्व इसरो साइंटिस्ट हैं। इस शिक्षा नीति में का जो मुख्य एम है और कैसे यह जो है क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करेगी और यूनिफॉर्म एजुकेशन पूरे कंट्री में प्रदान करेगी। यह शिक्षा नीति केवल स्कूल में ही नहीं बल्कि हर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी लागू होगी। स्कूल में यह जो शिक्षा नीति लागू होगी उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो 5+3+3+4, जो कि पूर्व में 10+2 था। इसी तरह से हर एजुकेशन में भी बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं।
इसके साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि जो अभी तक हमारी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को जो सुपरविजन करती थी वो थी MHRD, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ इसके लिए जो बजट का अलॉटमेंट है वो भी एक सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया गया है। करेंटली जो 4.43% जो GDP का खर्चा एजुकेशन पर होता था वह बढ़ाकर अब 6% कर दिया गया है। यह शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में आधिकारिक रूप से इसका जो है शुभारंभ 26 अगस्त 2021 को महामहिम राज्यपाल की उपस्थिति एवं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में किया गया। यह शिक्षा नीति सत्र 2021 और 22 के लिए लागू की जा रही है। साथ ही साथ यह शिक्षा नीति अभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पर लागू की जा रही है। यह एक संक्षिप्त परिचय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। अब हम समझेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, यानी कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ NEP 2020। सैलिएंट फीचर्स ऑफ NEP 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता जो हमारे लिए है वो ये है कि स्नातक स्तर पर अब स्टूडेंट 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन कर पाएंगे, यानी कि 4 इयर्स सिलेबस एट ग्रेजुएशन लेवल, जो पूर्व में केवल प्रोफेशनल कोर्सेज में हुआ करता था। अब वह जो है नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में भी 4 वर्षीय स्नातक स्तर पर जो है पाठ्यक्रम होगा। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि स्टूडेंट को यह अब अधिकार होगा कि वह अपनी मर्जी से अपने क्रेडिट सिस्टम को चूज करेंगे। तीसरी मुख्य विशेषता यह स्टूडेंट सेंटर्ड एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अर्थात विद्यार्थी केंद्रित अकादमिक लचीलापन रहेगा। मल्टी सब्जेक्ट अप्रोच, अब छात्र केवल अपने मुख्य संकाय के अलावा अन्य विषयों को भी इस शिक्षा नीति के अंतर्गत पढ़ेगा, जो उसके कौशल और को विकसित करेगा एवं उसे बहु उपयोगी शिक्षा प्रदान करेगा। इसकी एक और मुख्य विशेषता है मल्टी एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन, अर्थात बहु प्रविष्टि एवं बहु निकास की उपलब्धता। जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्सेज का इसमें इंक्लूजन किया गया है, यानी कि रोजगारोन्मुखी व्यवसाय के पाठ्यक्रम का समावेश भी किया गया है। अब स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल पर भी रिसर्च कर पाने में सक्षम होगा। क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटी, यानी क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा भी होगी। इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज का इसमें समावेश किया गया, अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है। व्यवहारिक शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन भी इसका एक मुख्य अंग रहेगा। जीवन कौशल विकसित करना या कैसे करना है, इसकी भी शिक्षा नई शिक्षा नीति में छात्रों को प्रदान की जाएगी। कला, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। अब हम समझेंगे कि स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना कैसी होगी, अर्थात प्रपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ यूजी प्रोग्राम। इसमें एक मुख्य विषय होगा, एक माइनर अर्थात एक मेजर, एक माइनर, एक ओपन इलेक्टिव कोर्स होगा, एक स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स होगा, यानी कि एक व्यवसायिक विषय का सिलेक्शन करना होगा। 5वां होगा एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के अंदर आधार पाठ्यक्रम एक मुख्य विषय होगा, और एक होगी इंटर्नशिप और ट्रेनिंग
भी करनी होगी। इस तरह से एक छात्र को 6 विषयों का चयन करना होगा। ये स्लाइड जो है इस पूरी नई शिक्षा नीति का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU समझिए। अगर इस स्लाइड को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीके से और सरल तरीके से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। सबसे पहले यहाँ देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट यानी ऑन फैकल्टी। ऑन फैकल्टी के अंदर हर विद्यार्थी को एक मेजर सब्जेक्ट का चयन करना है, एक माइनर सब्जेक्ट का चयन करना है। मेजर सब्जेक्ट जो होगा उसमें उसको 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे यानी 6 क्रेडिट ईच, और माइनर जो होगा वहाँ पर एक विषय पढ़ना होगा 6 क्रेडिट का। ये 2 विषय मेजर और माइनर हर विद्यार्थी को अपनी स्वयं की संकाय में चयन करने होंगे। तीसरा विषय किसी भी फैकल्टी यानी ओपन इलेक्टिव कोर्स जो होगा वह 6 क्रेडिट का होगा। इस 6 क्रेडिट के विषय में जो सब्जेक्ट चूज करना है वो विद्यार्थी अपनी स्वयं की फैकल्टी में और किसी अन्य फैकल्टी में चयन कर सकता है। उसके बाद स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी वोकेशनल कोर्स का चयन करना है, ये 4 क्रेडिट का होगा। उसके बाद एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि फाउंडेशन कोर्स, ये 4 क्रेडिट के 2 पेपर होंगे यानी कि टोटल 8 क्रेडिट होंगे। और उसके बाद जो छठवां जो सब्जेक्ट का चयन है वो जो है फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज। तो इसके अंदर विद्यार्थी को एक का चयन करना है जो 4 क्रेडिट का होगा। तो इस तरह से 12 + 6 18 + 6 24 + 4 28 + 8 36 + 4 40, यानी कि विद्यार्थी को फर्स्ट ईयर में 40 क्रेडिट अर्न करने हैं। इस 40 क्रेडिट का करने के बाद स्टूडेंट को अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन फैकल्टी प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से सेकेंड ईयर लेवल 6 होगा, इसमें भी वही सेम जैसे पहले था वैसी विषयों का चयन करना होगा और सेकेंड ईयर भी जो है 40 क्रेडिट का होगा। सेकेंड ईयर करने के बाद स्टूडेंट को अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैकल्टी प्रदान किया जाएगा। तीसरी साल में विद्यार्थी को पहले की तरह 2 मेजर यानी 12 क्रेडिट, एक माइनर 6 क्रेडिट, एक 6 क्रेडिट में ओपन इलेक्टिव, एक 4 क्रेडिट में वोकेशनल कोर्स और 8 क्रेडिट में फाउंडेशन कोर्स, 4 क्रेडिट में फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, इस तरह से 40 क्रेडिट होंगे। और 3 साल पढ़ने के बाद विद्यार्थी को जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी बैचलर इन फैकल्टी। इसके बाद 4th ईयर में जिसे लेवल 8 के नाम से जाना गया है, दर्शाया गया है, यहाँ पर 4th ईयर में विद्यार्थी को 2 पेपर की जगह 3 पेपर और हर पेपर 6 क्रेडिट का होगा। तो इस तरह से 18 क्रेडिट उसके मेजर सब्जेक्ट में होंगे। यहाँ DSC का मतलब और ग्रीन का मतलब ये है कि 3rd ईयर और 4th ईयर में बच्चे को डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स चूज करने होंगे। उसके बाद माइनर में 4th ईयर में स्टूडेंट को एक 6 क्रेडिट में रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाएगी और 4 क्रेडिट में अंडर ग्रेजुएट थीसिस तैयार करनी होगी। इसके बाद इस तरह से 18 + 10 28 क्रेडिट यहाँ पर होंगे और एक 12 क्रेडिट यानी 6 + 6 क्रेडिट की उसकी इंटर्नशिप होगी 2। तो इस तरह 12 क्रेडिट ए हो जाएंगे और स्टूडेंट को टोटल 40 क्रेडिट इस प्रकार हो जाते हैं। और 4 साल के बाद उसको जो है डिग्री मिलेगी वो होगी बैचलर रिसर्च इन फैकल्टी और ऑनर्स इन द फैकल्टी। अब बात यहाँ पर आती है कि अगर कोई विद्यार्थी मेजर के अलावा किसी अन्य विषय में PG करना चाहता है तो वह तृतीय वर्ष में आधार पाठ्यक्रम
जो 8 क्रेडिट का होता है उसकी जगह SRP यानी सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट का चयन करके वह 8 क्रेडिट अर्जित कर सकता है। तो उसके इस तरह से 28 क्रेडिट प्लस 8 36 क्रेडिट हो जाएंगे, जो एक अति आवश्यक कंडीशन होगी PG एडमिशन के लिए। तो इस तरह से टोटल क्रेडिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो समझ में आता है वो ये है कि मेजर 54 क्रेडिट का होगा, माइनर 28 क्रेडिट का, ओपन इलेक्टिव 18 क्रेडिट, वोकेशनल कोर्स 18 क्रेडिट, फाउंडेशन कोर्स 24 क्रेडिट और फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप यह जो है 24 क्रेडिट की हुई। तो इस तरह से टोटल 4 साल में 160 क्रेडिट होंगे। एकेडमिक स्ट्रक्चर, एकेडमिक स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि मेजर जो सब्जेक्ट है वह 54 क्रेडिट का है, माइनर सब्जेक्ट 28 क्रेडिट, ओपन इलेक्टिव 18 क्रेडिट और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स 12 क्रेडिट है, फाउंडेशन कोर्स 24 क्रेडिट है और अप्रेंटिसशिप या फील्ड प्रोजेक्ट 24 क्रेडिट। तो इस तरह से विद्यार्थी टोटल 160 क्रेडिट अर्न करेगा। तो इस तरह से 54 क्रेडिट, 28, अब नेक्स्ट हम समझेंगे क्रेडिट कोर्स स्ट्रक्चर यानी EG प्रोग्राम कैसा होगा। तो जो 6 क्रेडिट होंगे वो टाइप 1 में पूरे थ्योरी के हो सकते हैं, दूसरा ऑप्शन में हो सकता है 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल एंड 4 क्रेडिट की थ्योरी, थर्ड टाइप में हो सकता है 4 क्रेडिट का प्रैक्टिकल हो, 2 क्रेडिट की थ्योरी हो और फोर्थ जो स्टेप है जिसमें हो सकता है 5 क्रेडिट की थ्योरी हो और 1 क्रेडिट का ट्यूटोरियल हो। मल्टी एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन क्या है? मल्टी एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन ये इसमें ए है, सपोज कीजिए एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और लेने के बाद वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन या कोई अदर कंडीशन ऐसी आ जाती हैं कि वह एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो उस केस में उसकी वो पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, उसको फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने पर उसको सर्टिफिकेट इन फैकल्टी प्रदान कर दिया जाएगा, यानी अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन फैकल्टी। उसके बाद मान लीजिए 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो दोबारा से एंट्री ले सकता है, यानी कि मल्टी एंट्री। तो इसमें दोबारा से मान लीजिए वो किसी दूसरे कॉलेज में चाहे तो दूसरे कॉलेज में, चाहे तो उसी कॉलेज में जो है दोबारा से एडमिशन लेकर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकता है और 2 साल करने के बाद उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। और उसके बाद सपोज कीजिए फिर उसकी एजुकेशन ब्रेक आ जाता है या कहीं चला जाता है, कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो उस केस में होल्ड कर सकता है और उसके बाद कुछ समय के बाद वो दोबारा से जब चाहे तब एडमिशन ले सकता है। तो इस तरह से उसको 2 साल में डिप्लोमा प्रदान कर दिया जाएगा और 3 साल करने के बाद उसको डिग्री मिल जाएगी और 4 ईयर कंप्लीट करने पर उसको बैचलर विथ रिसर्च अवार्ड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से 4 साल में टोटल 40 + 40 + 40 + 40 यानी 160 क्रेडिट अर्न हो जाएंगे उसके।
अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि विषयों का चयन कैसे करना है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन। तो सब्जेक्ट के सिलेक्शन में जो मुख्य विषय का चयन करना है वह विद्यार्थी को अपनी संकाय में से एक का चयन करना है। सावधानी यहाँ यह रखनी है जिस विषय में आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उसी विषय को प्राथमिकता दें। दूसरा, माइनर और गौड़ विषय का चयन। यहाँ भी विद्यार्थी को अपनी ही संकाय के मुख्य विषयों में से एक और विषय का चयन करना है जिसे वह द्वितीय प्राथमिकता वाला सब विषय मानना चाहता है। तीसरा जो है इलेक्टिव फ्रॉम एनी फैकल्टी और वैकल्पिक विषय का जो चयन करना है। तो इस तीसरे विषय का चयन करने में वह चाहे तो अपनी स्वयं की संकाय से भी विषय का चयन कर सकता है और चाहे तो किसी अन्य विषय संकाय से भी विषय का चयन कर सकता है। यहाँ सावधानी यह रखनी है कि कला और वाणिज्य के एकल संकाय महाविद्यालय में अन्य किसी भी संकाय के तहत विज्ञान संकाय के विषय चुनने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कई भ्रांतियाँ पैदा कर रही हैं उसे समझ लें कि अगर किसी बच्चे ने 12th तक साइंस नहीं पढ़ी है और आप सोचते हैं कि यह नई शिक्षा नीति उसे ऐसा अवसर प्रदान करेगी कि वो साइंस के विषय का अध्ययन करे, तो यह तो प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं होगा कि जिसने अगर 12th तक साइंस नहीं पढ़ी है तो अचानक से कैसे उसकी समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो साइंस में जो सब विषयों निर्धारित किए गए हैं वो बहुत ही बेसिक विषयों का चयन किया गया है। जैसे आर्ट्स के अंदर हम देखें तो आर्ट्स के जो विषय हैं इनको कॉमर्स साइंस वाले आसानी से जो चयन कर सकते हैं। इनमें जो विषय सम्मिलित किए गए हैं वह है मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों का सामान्य परिचय, धन और बैंकिंग का अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र की संरचना, संगठनात्मक व्यवहार, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, भौतिकी भूगोल, पर्यावरणीय मुद्दे और आपदा प्रबंधन, प्रयोजन मूलक हिंदी और जनसंपर्क, हिंदी अनुप्रयोग और विज्ञापन व्यवस्था, भारत में विरासत प्रबंधन, भारत का संवैधानिक इतिहास, चिकित्सा और कल्याण पर्यटन। इसी तरह से विज्ञान संकाय के अंदर हर्बल प्रसाधन सामग्री, नर्सरी प्रबंधन, दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र, औषधीय रसायन के मूल सिद्धांत, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, स्प्रेडशीट के माध्यम से डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन, भूविज्ञान के तत्व, खनिज और चट्टानें, प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन, रंगाई और छपाई। इसी तरह से कॉमर्स संकाय के अंदर जो विषय उपलब्ध होंगे किसी अन्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए वह होंगे व्यावसायिक अध्ययन के आधारभूत सिद्धांत, लेखांकन का मूल सिद्धांत, भारत में बैंकिंग संस्थाएं, मुद्रा एवं बैंकिंग, व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन। इन तीनों के अलावा आदर्श में से भी विद्यार्थी तीसरे विषय का चयन कर सकता है। इसमें आदर्श में NCC, NSS और शारीरिक शिक्षा उपलब्ध रहेंगे। इनके साथ ही साथ आर्ट्स में कुछ ये विषय भी हैं जिनका विद्यार्थी चयन कर सकता है, जैसे बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण, हाउस कीपिंग एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन, श्री रामचरितमानस का दार्शनिक चिंतन, लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, समाज शास्त्र का परिचय, भारतीय समाज एवं संस्कृति, प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन, रंगाई और छपाई। इसी तरह से विज्ञान संकाय के अंदर कुछ ये विषय भी सम्मिलित हैं, हाउस कीपिंग एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, लॉजिक एंड सेट्स, बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण, मैट्रिक्स, ज्यामिति और वेक्टर बीजगणित, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, मानव रोग, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन। इन्हीं विषयों में से तीसरे विषय का चयन करना है। ऐसा नहीं है कि मुख्य विषयों जो किसी भी संकाय के मुख्य विषयों का चयन करने का छात्र को अवसर मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ नए सब्जेक्ट हैं जिनको जो किसी भी संकाय का विद्यार्थी
चयन कर सकता है। अब बात करते हैं हम चौथे सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है व्यवसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल। वोकेशनल के अंदर अभी फिलहाल 25 विषय शामिल किए गए हैं, जिनमें है सौंदर्य और स्वास्थ्य, औषधीय पौधे, पोषण और आहार विज्ञान, निर्यात और आयात प्रबंधन, जीएसटी के साथ ई अकाउंटिंग एंड कराधान, वित्त सेवाएं और बीमा, खुदरा प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, बिक्री कौशल, अकाउंटिंग और टैली कोर्स, डेस्कटॉप प्रकाशन अर्थात डीटीपी, वेब डिजाइनिंग, विद्युत प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण अर्थात फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, सुरक्षा सेवाएं, सिक्योरिटी सर्विसेज, कार्यालयीन प्रक्रियाएं और व्यवस्थाएं, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवाएं, वर्मी कंपोस्टिंग, डेयरी प्रबंधन, चिकित्सा निदान। इस तरह से इन 25 विषयों में से किसी एक विषय का चयन व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंदर करना आवश्यक होगा। अब आते हैं पांचवा विषय अर्थात एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के अंदर आवश्यक विषय के रूप में आधार पाठ्यक्रम होगा। आधार पाठ्यक्रम की संरचना किस तरह की होगी? इसमें प्रथम वर्ष में 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम एवं द्वितीय। प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर हिंदी और अंग्रेजी 2-2 क्रेडिट के होंगे, यानी पहला प्रथम प्रश्न पत्र 4 क्रेडिट का होगा। दूसरे प्रश्न पत्र में पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज और योगा एंड मेडिटेशन, तो 2-2 क्रेडिट ए यानी 4 क्रेडिट का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। इसी तरह द्वितीय वर्ष में हिंदी और अंग्रेजी प्रथम प्रश्न पत्र में होंगे जो 4 क्रेडिट का होगा, और द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2 क्रेडिट और वुमेन एम्पावरमेंट 2 क्रेडिट, दोनों को मिलाकर 4 क्रेडिट का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। इसी तरह से थर्ड ईयर में विद्यार्थी को हिंदी और अंग्रेजी प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर 4 क्रेडिट में पढ़ने होंगे और 4 क्रेडिट में पढ़नी होगी डिजिटल अवेयरनेस अर्थात डिजिटल जागरूकता एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। तो इस तरह से विद्यार्थी को आधार पाठ्यक्रम टोटल 24 क्रेडिट में पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं सबसे अंतिम मूल्यांकन पद्धति यानी असेसमेंट स्कीम कैसी होगी। तो इस मूल्यांकन पद्धति सभी मुख्य विषय का जो मूल्यांकन होगा वह आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक का होगा, जिसमें त्रैमासिक परीक्षा 13 अंक और द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा 12 अंक, टोटल 25 मार्क्स का आंतरिक मूल्यांकन होगा। वहीं मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा 75 अंक की होगी, जिसका समय 2 घंटे होगा प्रति प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र की जो संरचना होगी उसमें अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे 9 अंक के, जो 3-3 अंक के 3 प्रश्न होंगे। लघुत्तरी प्रश्न 4 अंक का होगा और इसमें 9 क्वेश्चंस होंगे, तो इस तरह से टोटल 36 अंक का लघुत्तरी प्रश्न होंगे। और दीर्घोत्तरी प्रश्न जो हैं वो 30 अंक के हैं, अर्थात 15 अंक का एक क्वेश्चन, तो टोटल 2 क्वेश्चन दीर्घोत्तरी होंगे। तो इस तरह से मुख्य लिखित परीक्षा जो होगी वो 75 अंक की होगी। यहाँ एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आधार पाठ्यक्रम जो आवश्यक विषय है उसमें आंतरिक मूल्यांकन पद्धति नहीं हो, आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा, उसमें केवल MCQ यानी मल्टी MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो रेज कीजिए। यस, एनी क्वेश्चंस? आपने इस वीडियो को देखा सो पेशेंटली, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू वेरी मच।